आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है चमत्कार। और आज मैं आपके लिए इसका दूसरा भाग लेकर आया हूँ। अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। प्रकाश ने उसी दिन से वो घर छोड़ दिया, क्योंकि उस घर में रहने में अब काफ़ी जोखिम था। लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, वो वहाँ आता जाता रहता था। एक दिन वो चंपा से कहता है कि एक सेठ जी के यहाँ उसे 50 रुपये महीने का काम और मिल गया है, लेकिन उन रुपयों से वह कुछ भी खर्च नहीं करेगा। वो आमदनी केवल चंपा के लिए जेवरों में खर्च होगी। चंपा ने जैसे ही ये बात सुनी, वो तो एकदम उछल पड़ी। पति प्रेम का ऐसा परिचय पाकर वो अपने भाग्य को सराहने लगी। अब तो भगवान में भी उसकी श्रद्धा और बढ़ गई थी। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कभी किसी बात का पर्दा नहीं था। कुछ भी एक दूसरे से छुपा नहीं था। जो कुछ भी प्रकाश के पास था वो सब चंपा का था, और जो कुछ भी चंपा के पास था वो सब प्रकाश का था। चंपा के पास ही सभी बक्सों, संदूक और अलमारी की चाबियां रहा करती थीं। लेकिन अब कुछ दिनों से प्रकाश एक संदूक को हमेशा बंद रखने लगा था, और उसकी कुंजी भी हमेशा उसी के पास रहती थी। चंपा जब कभी उससे पूछती कि इस संदूक में क्या है, तो वह उस बात को बस यूं ही टाल देता था कि अरे कुछ नहीं, बस ऐसी कुछ पुरानी भारी भरकम किताबें हैं। चंपा के पास संदेह का कोई कारण भी नहीं था। एक दिन चंपा अपने पति को पान देने के लिए गई तो देखती है कि उसका पति उस संदूक को खोले हुए बैठा है, और जैसे ही वो चंपा को देखता है वो झट से उस संदूक को बंद कर देता है। ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया है। संदेह का अंकुर थोड़ा सा तो चंपा के मन में उठा, लेकिन फिर वो सूख गया। चंपा किसी भी ऐसे कारण की कोई कल्पना ही न कर सकी जिससे उसके संदेह को कुछ बल मिलता। लेकिन प्रकाश के लिए ये मुश्किल था कि उसका ध्यान उस संपत्ति की ओर ना जाए, क्योंकि वो लगभग 5,000 की संपत्ति थी। वह कभी कहीं बाहर से आता तो एक बार उस संदूक को अवश्य खोल के देखता। अचानक एक दिन पड़ोस में चोरी हो जाती है, और फिर प्रकाश इतना डर जाता है, उसी कमरे में अकेला सोने लगता है। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे अंदर दम घुटता था। छत के ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था, जो शायद बरसात में सोने के लिए ही बनाया गया था। चंपा ने कई बार उससे कहा कि ऊपर जाकर सो जाओ, लेकिन प्रकाश नहीं माना। अरे, घर को अकेला कैसे छोड़ दूं? चंपा ने कहा, अरे चोरी उनके यहाँ होती है जिनके यहाँ कुछ माल हो। चोर भी घर देखकर ही घुसते हैं। प्रकाश गुस्से में कहता है, हाँ ठीक है, कुछ नहीं है। अरे लेकिन बर्तन भाड़े तो हैं, गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने अपने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर थोड़ी दूसरी तरफ रख दिया। जब प्रकाश आया, उसने देखा कि उस जगह पर संदूक नहीं है, तो थोड़ी शंका उसके मन में आई, और चंपा से कहता कि क्या संदूक को तुमने हटाया? चंपा कहती है, अरे झाड़ू लगाते वक्त चीज़ें अक्सर यहाँ वहाँ हो जाती हैं, तो मैंने इस संदूक को भी खिसका दिया होगा, लेकिन मुझे इतना याद नहीं। प्रकाश कहता है, अरे तो फिर किसने हटाया? चंपा कहती है, मैं नहीं जानती। अरे लेकिन घर में तुम ही तो रहती हो, और कौन जानेगा? चंपा, अच्छा अगर मैंने हटा भी दिया तो इसमें इतना पूछने की क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही पूछता था। लेकिन प्रकाश को चैन नहीं पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि वो जल्दी से उस संदूक को खोलकर सभी चीज़ें एक बार देख ले। जैसे ही चंपा भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषणों को देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थीं, और पकौड़ियाँ गरम गरम खाने में ही मज़ा आता है। वो प्रकाश के लिए पकौड़ियाँ लेकर उसके कमरे में जाने लगी, और प्रकाश ने जैसे ही उसे आते देखा, एकदम धमाके के साथ उस संदूक को बंद कर दिया और ताला लगाकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। आज चंपा को थोड़ा संदेह हो ही गया कि आखिर संदूक में ऐसा क्या है कि प्रकाश मुझे देखते ही इस संदूक को झट से बंद कर देता है, और उसके मन में उस संदूक के अंदर देखने की उत्सुकता बढ़ गई। प्रकाश उस संदूक की चाबी को कहीं छुपा कर रख देता था। एक दिन एक चाबियां बनाने वाला वहाँ से गुजर रहा था। चंपा ने उससे उस ताले की कुंजी बनवा ली और संदूक खोल डाली। अरे, ये तो आभूषण हैं। उसे देखते ही चंपा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने आए कहाँ से?
मुझे तो कभी प्रकाश ने इनकी चर्चा भी नहीं की। तभी उसके मन में एक भाव उठा, कहीं ये गहने ठाकुर साहब के ही तो नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल वही लग रही थीं जिनके बारे में प्रकाश बखान किया करता था। अब उसे जरा सा भी संदेह ना रहा, लेकिन उसे लगा कि क्या प्रकाश का इतना घोर पतन हो चुका है। लज्जा और खेद से अब चंपा का सिर झुक गया। उसने तुरंत उस संदूक को बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी कि आखिर प्रकाश की इतनी हिम्मत पड़ कैसे गई। ये दुर्भावना उसके मन में आई क्यों? मैंने तो कभी उससे आभूषणों के लिए कोई आग्रह नहीं किया, और अगर कभी आग्रह किया भी हो तो इसका क्या यह आशय है कि वह चोरी करके लाए? चोरी, वो भी आभूषणों के लिए? उसका मन इतना दुर्बल कैसे हो गया? चंपा के मन में आया कि उन गहनों को उठाए और जाकर ठकुराइन के चरणों पर डाल दे। उनसे कहे कि यह मत पूछिए कि ये गहने मेरे पास कैसे आए, बस आपकी चीज़ आपके पास आ गई, इसी से संतोष कर लीजिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि आखिर इसका परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन के बाद से चंपा कुछ उदास रहने लगी। अब उसे प्रकाश से वह प्रेम न रहा और ना ही उसके प्रति वो सम्मान भाव। बात बात पर छोटी छोटी टकरार होने लगी। पहले उनकी ज़िंदगी में अभाव तो था, लेकिन परस्पर सद्भाव था। लेकिन अब वो सद्भाव गायब हो चुका था। तब एक दूसरे से वो दिल की बात कह लेते थे, भविष्य के योजनाएं बना लेते थे, सपने सजा लेते थे, आपस में सहानुभूति रखते थे। लेकिन अब वो सब जा चुका था। कई कई दिनों तक आपस में बात न होती थी। इस तरह कई महीने गुजर गए। पास ही के शहर में एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने चूंकि अर्थशास्त्र पढ़ी हुई थी, जो वहाँ असिस्टेंट मैनेजर की योग्यता के लिए आवश्यक था, लेकिन उस नौकरी में शर्त यह थी कि वहाँ 10,000 रुपये नकद की जमानत जमा करनी थी। अब इतनी बड़ी रकम आखिर आए कहाँ से? प्रकाश बेचारा अपने मन ही मन तड़प तड़प कर रह जाता। एक दिन ठाकुर साहब से ये बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं अपनी दरख्वास्त भेज देते हो इस नौकरी के लिए? प्रकाश सिर झुकाकर कहता है, अरे 10,000 की जमानत भी तो मांगते हैं, मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं? ठाकुर साहब कहते हैं, अरे तुम दरख्वास्त तो दो, अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी जमा हो जाएगी, इसकी चिंता तुम मत करो। प्रकाश थोड़ा अचंभित सा हुआ और उनसे पूछता है, क्या आप जमानत दे देंगे? अरे हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना सुनकर प्रकाश अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन अब वो बहुत दुखी था। उसे ये पता था कि अब उसे ये नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब उसके मन में वो प्रसन्नता नहीं थी। ठाकुर साहब की सरलता, ठाकुर साहब का प्रकाश पर इतना विश्वास, इतना अटल विश्वास अब उसे आहत कर रहा था। ठाकुर साहब की शराफत अब उसके कमीनेपन को कुचले डाल रही थी। घर पहुंचकर वो चंपा को ये खुशखबरी सुनाता है। चंपा ने सुनकर मुंह फेर लिया। एक क्षण के बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने जमानत क्यों दिलवाई? प्रकाश थोड़ा चिढ़कर बोलता है, तो और किससे दिलवाता? पत्नी कहती है, अरे यही होता कि जगह ना मिलती, रोटियां तो मिल ही जाती हैं ना, रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो जाए तो तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएं। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? क्या मैं अनाड़ी हूँ? चंपा ने थोड़ा विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक सी नहीं रहती। प्रकाश ठक से रह गया। उसे एक धक्का सा लगा। उसने चंपा को चुभती हुई आंखों से देखा, लेकिन चंपा ने फिर से मुंह फेर लिया। वह चंपा के भावों को कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर भी चंपा का उदासीन रहना ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा कि चंपा ने अभी जो कहा, कहीं ये कोई आक्षेप तो नहीं है? चंपा ने कहीं संदूक खोलकर देख तो नहीं लिया? और इस समय इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह कोई भी कीमत देने को तैयार था। भोजन करते समय प्रकाश चंपा से पूछता है, तुमने आखिर क्या सोचकर कहा कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती? उसने ऐसे पूछा जैसे यह उसके जीवन या मृत्यु का प्रश्न था। अब चंपा थोड़ा संकट में आ गई थी। वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैंने तो बस एक चलनसार बात कह दी। लेकिन प्रकाश को संतोष ना हुआ। क्या जितने आदमी बैंकों में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है?
वह चंपा से कहता है। चंपा इस बात से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। अरे तुम तो जबान पकड़ लेते हो, ठाकुर साहब के यहाँ इस शादी में तुम भी तो अपनी नीयत ठीक नहीं रख पाए ना। 100-200 रुपए की चीज़ें तो यहाँ वहाँ रख ही ली थी। अब प्रकाश के दिल से बोझ उतर गया था। मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो तुम्हारा संकेत उस तरफ था, लेकिन मैंने तो कमीशन के सिवा उनसे एक पाई भी नहीं ली, और कमीशन लेना तो कोई पाप नहीं है। बड़े बड़े हुक्मरान खुले खजाने कमीशन लिया करते हैं। चंपा ने थोड़ा अपमानजनक भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंख बचाकर एक पाई लेना भी मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती कि तुम कमीशन के रुपए लेकर उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में ठाकुर साहब ने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए कुछ याद है तुम्हें? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन वो 20 रुपये महीने अभी तक देते जाते हैं। इलाके में अगर कोई भी सौगात आती है तो वो तुम्हारे यहाँ ज़रूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, अपनी घड़ी तुम्हें उन्होंने दे दी। जब तुम्हारे घर काम करने वाली नहीं आती है तो खबर पाते ही वो अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में भी तो डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने ही दी थी, और दिन में 2 बार हालचाल भी लेते रहते हैं। ये जमानत ही क्या बहुत छोटी चीज़ है? आजकल अपने संबंधियों तक की जमानत तो कोई इतने जल्दी देता नहीं, और तुम्हारी जमानत के लिए उन्होंने 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। तुम इसे छोटी बात समझते हो? आज अगर तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त ही हो जाएंगे ना। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें अपने प्राण तक देने को तैयार रहना चाहिए। चंपा बोलती ही जा रही थी। भोजन करने के बाद प्रकाश लेट जाता है, लेकिन अब उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, कितनी पीड़ा हो रही है उसे। काश उसे यह सब उस वक्त मालूम होता। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई उसे हमारे सामने खोलकर रख देता है। कभी कभी किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग चित्र देखकर हमारे मन को एक चोट सी लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि वह चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वह जो मनुसागर में बिखरा हुआ पड़ा था वो सब इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, और तब हमारे मुंह से केवल एक आह निकलती है। चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में एक ग्लानि उत्पन्न कर दी थी। वह संदूक अब उसे कई गुना भारी शिला की भांति महसूस होने लगा था। उसके मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु पर एकत्र होकर अब उसे चोट पहुंचाने लगा था। इस बात को कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह भी मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत हुई। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उसकी नई नवेली बहू भी आए हुए हैं। चंपा सभी के सेवा सत्कार में लगी है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब अब चलने को तैयार होते हैं। प्रकाश उनसे कहता है, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं अब आपको इस वक्त नहीं जाने दूंगा। चंपा को उसका ये आग्रह थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि घर में चारपाइयाँ नहीं हैं, बिछावन नहीं है, और ना ही इतनी जगह है कि इतने लोगों को रोका जा सके। ना तो वो उन्हें कोई तकलीफ़ देना चाहती थी और ना ही खुद कोई तकलीफ़ उठाना चाहती थी। लेकिन प्रकाश तो आग्रह करता ही रहा, और जब इतना आग्रह किया तो ठाकुर साहब भी मान गए। रात के लगभग 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में बैठे थे। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। प्रकाश अब तक जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी चाबियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने वो गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोलकर उसमें से गहनों की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की ओर चल दिया। कई महीने पहले वह इसी भांति धड़कते हुए हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव तब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी और अब कांटा निकलने की। तब वो ज्वर का चढ़ाव था, उन्माद था, ताप और विकलता से भरा हुआ था, लेकिन अब ज्वर का उतार था, शांत और शीतल। तब उसके कदम पीछे हट रहे थे, लेकिन आज उसके कदम आगे को दौड़े जा रहे थे। ठाकुर साहब के घर के पास पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे उस संदूकची को रख दिया। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद कर दिया और अपने घर की ओर लौट पड़ा।
जिस तरह हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला धवलगिरी पर्वत उठाए गर्व और आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद अब प्रकाश को भी महसूस हो रहा था। गहनों को अपने घर से ले जाते समय उसके प्राण सूखे जाते थे, मानो किसी गहरी खाई में गिरा जा रहा हो। लेकिन आज संदूकची को लौटाकर उसे मालूम हो रहा था जैसे वह किसी विमान पर बैठा आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और बहुत ऊपर। थोड़ी देर में वह घर पहुंच जाता है, देखता है कि बीरू सोया हुआ है और वो उस कुंजी को दोबारा उसके सिरहाने रख देता है। सुबह होती है और ठाकुर साहब अपने परिवार सहित चलने को तैयार होते हैं। प्रकाश संध्या के समय पढ़ाने जाया करता था। आज उसे और भी ज़्यादा अधीरता थी कि वो कब वहाँ पहुँचे, और वह इसलिए तीसरे पहर ही जा पहुँचा। वो देखना चाहता था कि आखिर आज वहाँ क्या चल रहा है। जैसे ही वो पहुँचता है, बीरेंद्र खुश होकर वो कहता है, बापूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी ही मुबारक थी। जो गहने चोरी गए थे वो सब मिल गए। उसी वक्त ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, अरे बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा का पूरा संदूक वापस मिल गया, एक भी चीज़ कम नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे कि कोई केवल रखने के लिए ले गया था। प्रकाश को आखिर इन बातों पर कैसे विश्वास आता, जब तक वह अपनी आंखों से देख ना ले। कहीं ऐसा हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने के बाद मिले और ज्यों का त्यों मिल जाए। लेकिन संदूक को देखकर उसने गंभीर भाव से कहा, अरे बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही, पूरा माल ज्यों का त्यों रखा है। ठाकुर साहब कहते हैं, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्या। बीरू की माँ कहती है, अरे ये तो कोई दैवीय घटना है, भगवान की बड़ी कृपा है, आज से मेरी श्रद्धा देवताओं में और बढ़ गई। प्रकाश कहता है, अगर ये बात मैंने अपनी आंखों से ना देखी होती तो शायद मुझे भी विश्वास ना होता। ठाकुर साहब कहते हैं, आज इसी खुशी में हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश पूछता है, अरे ठाकुर साहब, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था? ठाकुर साहब, अरे अनुष्ठान तो 20 करा डाले। प्रकाश, अरे तो बस ये उसी अनुष्ठान की ही करामात है। और फिर प्रकाश वापस अपने घर आ जाता है। घर लौटकर प्रकाश चंपा से ये खबर सुनाता है तो वह दौड़कर उसे अपने गले लगा लेती है और न जाने क्यों रोने लगती है, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिनों के बाद आज उसके घर आया था। प्रकाश ने कहा, आज ठाकुर साहब के यहाँ हमारी दावत है। चंपा खुशी के मारे कहती है, मैं भी कल 1000 भूखों को भोजन कराऊंगी। अरे तुम तो सैकड़ों के खर्च करने की बात कर रही हो, प्रकाश कहता है। चंपा, आज मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी वो अरमान पूरा ना होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और मुंशी जी की ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और आप आगे कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे ये भी अवश्य बताएं। नमस्कार।